हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेल के एक और पार्ट यानी साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो साइटोप्लाज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। साइटो मीन सेल एंड प्लाज्मा मीन लिक्विड। मीन अ लिक्विड इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म, यानी सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, पानी वाला हिस्सा है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या चीज है जी? इट इज ए ग्रेन्युलर लिविंग ट्रांसल्यूसेंट एंड विस्कस पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कुछ खुशियात हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, वो क्या क्या खूबियां हैं? इट इज ग्रेन्युलर, यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर छोटे छोटे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये ग्रेन्युलर दिखता है। बिल्कुल पानी की तरह क्लियर नहीं है, बल्कि ग्रेन्युलर है, उसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, दाने हैं। लिविंग है, दिस इज लिविंग। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट एक चीज होती है बिल्कुल क्लियर, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और अगर कोई चीज बिल्कुल क्लियर ना हो, जिसमें से थोड़ी थोड़ी रोशनी पास हो सके, तो उसे हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो ये ग्रेन्यूल होने की वजह से ट्रांसल्यूसेंट है। विस्कस भी इसी के लिए यूज होता है, थोड़ा सा गाढ़ा, क्योंकि सोल्यूशन है, और सोल्यूशन जब उसमें ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व होया होता है, ज्यादा चीजें डिजोल्व हुई होती है, तो वो थोड़ा सा गाढ़ा दिखता है। उसके लिए लफ्ज यूज होता है विस्कस पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल वॉल के अंदर का तमाम लिविंग हिस्सा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और उसका एक हिस्सा है साइटोप्लाज्म। कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से लेकर साइटोप्लाज्म की जो सेल की जो बैरूनी सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इस पूरी के दरमियान ये जो एरिया होता है, ये पानी से भरा है, और उसी पानी का नाम साइटोप्लाज्म है जी। किसने डिस्कवर किया? साइटोप्लाज्म वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय परकिंजे इन 1939, और परकिंजे ने हार्ट के अंदर परकिंजे फाइबर भी डिस्कवर किए हैं, वो भी उसका काम है, और इसने 1939 में साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। पार्ट्स की बात करते हैं जी। साइटोप्लाज्म सारा एक जैसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर दो तीन किस्म की चीजें हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 1 2 3 हिस्से होते हैं। इस तरह से तो नहीं होते, लेकिन यहां मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इसके 3 पार्ट्स करके आपको दिखाए हैं। पहले पार्ट्स को कहते हैं साइटोसोल। साइटोसोल आप समझ लें सबसे बाहर वाला हिस्सा है, जिसके अंदर ज्यादातर पानी है और कुछ डिजोल्व चीजें हैं थोड़ी बहुत, जो आगे हम जाके देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, साइटोसोल में 90% पानी होता है। उसके बाद जनाब स्टोरेज सब्सटेंसेस, इसके अंदर कुछ इस तरह से स्टोरेज सब्सटेंसेस पाई जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि कौन सी स्टोरेज सब्सटेंसेस होती हैं। और आखिरी जो चीज इसमें पाई जाती है वो है सेल ऑर्गेनेलीज। क्या होता है जी? सेल ऑर्गेनेलीज भी यहाँ पाई जाती हैं, स्टोरेज सब्सटेंसेस भी यहाँ पाई जाती हैं, और साइटोसोल यानी एक सॉल्यूशन पार्ट इसका जो है, जिसमें चीजें डिसॉल्व हुई होती हैं, उसे हम साइटोसोल कहते हैं। तो साइटोसोल के ऊपर डिस्कस करते हैं जी। द soluble part of cytoplasm is called cytosol। जैसे मैंने कहा, soluble part, जिसके अंदर चीजें डिसॉल्व हुई हुई हो। It contains 90% water, 7% organic materials like protein, enzyme, carbohydrate, DNA, RNA, lipids, etc. And 3% inorganic substances like salt and insoluble wastes, etc. कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर साइटोसोल के अंदर पाई जाती हैं, जो कि 90% जैसे मैंने बताया पानी है, 7% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, उन सबके नाम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं सारे, राइट। ये भी इसमें एक हिसाब से सॉल्ट फॉर्म में मिलते हैं। और फिर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पाई जाती हैं, साल्ट और इनसॉल्युबल वेस्ट वगैरह, यूरिया, अमोनिया, ये सारे भी इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये सारा पार्ट इसका कहलाता है सॉल्युबल पार्ट, जो है वो साइटोसोल कहलाता है। अब साइटोसोल के भी दो हिस्से हैं। इट हैज 2 पार्ट्स। साइटोसोल, अगर हम सारे को साइटोसोल कह रहे हैं, तो साइटोसोल के भी 2 हिस्से हैं। पहला है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। इस बाहर वाले को हम कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है कि इट इज होमोजीनियस। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल लाइक शुगर, साल्ट, etc.
छोटे मालिक्यूल अमीनो एसिड्स, बिल्कुल छोटे जो मालिक्यूल है जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, उनसे बना हुआ जो सोल्यूशन होता है उसे हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। जबकि दूसरा है जनाब कोलाइडल सोल्यूशन। इस पे जरा नजर डालें, इस तरह से जो कोलाइडल पार्ट है यानी जो कि मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व नहीं है, उस वो तकरीबन इनसॉल्युबल थोड़ा सा है, दैट इज इट इज अ हेटेरोजेनियस सॉल्यूशंस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन, डीएनए, आरएनए। स्टार्च, ग्लाइकोजन, डीएनए, आरएनए जो है वो थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल हैं, जल्दी जल्दी पानी में डिसॉल्व नहीं होते बल्कि उसमें सस्पेंडेड रह जाते हैं। तो वो सस्पेंडेड जो रह जाते हैं वो जो सोल्यूशन बनाते हैं उसे हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये हो गया जनाब साइटोसोल के मतलब। याद रखिएगा साइटोसोल मुसलसल इसमें इस तरह मूव करता रहता है और इसकी मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं, जो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, उसका भी बड़ा फायदा होता है। उसके बाद ये स्टोरेज सब्सटेंसेस, अब इसके अंदर और क्या चीजें मौजूद हैं, इन तमाम चीजों के अलावा यहां पर स्टोरेज सब्सटेंसेस कंटेन द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड and some useful substances like DNA, RNA, glycogen, starch, lipids, etc. यानी वही चीजें जो कोलाइडल सॉल्यूशन में थी उनको किसी हद तक स्टोरेज सब्सटेंसेस भी कहा जाता है। यानी स्टोरेज सब्सटेंसेस के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सेल बनाते हैं और अपने अंदर कुछ अरसे के लिए रहती हैं, फिर वो एक्सक्रीट हो जाती हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, और कुछ यूजफुल चीजें तो इसके अंदर रहती हैं जैसे उसका डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म, सॉरी ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, लिपिड्स है, ये तमाम चीजें भी इसका स्टोरेज पार्ट कहलाती हैं। उसके बाद जो तीसरा इसका पार्ट है उसे हम कहते हैं जनाब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली या सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ सारी पाई जाती हैं। यहाँ मैंने सेल ऑर्गेनेलीज को थोड़ा जिक्र किया है, यानी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं और उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, दूसरी है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। हमें पता है जी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन सी है, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जिन्हें हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जबकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज ज्यादा नहीं है, जैसे सेंट्रियूल है, राइबोसोम है, ठीक, साइटोस्केलेटन है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारी की सारी पाई जाती हैं। यहाँ थोड़ा सा मैंने इसका वो किया है कि साइटोसोल जो होता है उसमें 90% पानी होता है, 7% ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, 3% इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं, और वहां मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन सी होती हैं। इस तरह अगर हम स्टोरेज सब्सटेंसेस की बात करें तो स्टोरेज सब्सटेंसेस के साथ इसमें 70% पानी होता है और 30% ये स्टोरेज सब्सटेंसेस जो यहाँ मैंने सारी आपको बताई हैं। इसी तरह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है आखिरी वाला ये वाला, तो इसके अंदर सिर्फ 20% वाटर होता है, ये बात खास है। 20% कोलाइडल सॉल्यूशन में पानी होता है और बाकी सारा 70% ये सेल की ऑर्गेनेलीज और दूसरी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। ये हो गया थोड़ा सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। आप आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर मेन बात करते हैं जनाब। ये 5 मेन फंक्शन प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट्स फंक्शन जब आप पेपर में लिख रहे हो तो मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं कि हमेशा फंक्शन को लिखते हुए इस तरह उनसे पहले एक स्टार लगाएं और फिर फंक्शन को बहुत लंबा करके ना लिखें। पेपर में लिखते हुए हमेशा कोशिश ये करें कि टू द पॉइंट उस चीज को बताएं और जो खास फंक्शन हो ना उसे हाईलाइट करें। यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं मसलन इसका पहला फंक्शन है इट एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक शुगर। हमें पता है कि बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल इसके अंदर स्टोर हुए होते हैं, तो स्टोर हाउस को मैंने अंडरलाइन किया है या अलग पेन से लिखा है, हाईलाइट किया है। सो इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद इट प्रोवाइड साइट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। सारे बायोकेमिकल रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। तो एक और अहम बात, बायोकेमिकल रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म लाइक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये ऐसे जितने भी रिएक्शंस हैं वो भी यहां इसी के अंदर हो रहे होते हैं। मसलन जो तीसरे नंबर पर लिखा है कि इट प्रोवाइड साइट फॉर सेल ऑर्गेनेलीज। हमें पता है कि सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी इसके अंदर पाई जाती हैं। मैंने सेल ऑर्गेनेलीज को हाईलाइट किया है कि उनको साइट प्रोवाइड करता है। इट एक्ट एज ट्रांसपोर्टर बाय साइक्लोसिस। मैंने आपको बताया था कि ये साइटोप्लाज्म मुसलसल मूव करता रहता है, इस तरह ये घूमता रहता है और इसके घूमने से क्या होता है, अगर कोई चीज यहां से साइटोप्लाज्म में एंटर हुई है, फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल यहां से एंटर हुआ है, तो वो सिर्फ इस एरिया को नहीं मिलेगा बल्कि वो साइक्लोसिस के साथ इस तरह से मूव करते करते मैं भी यहां जरूरत हो तो यहां पहुंच जाए।
तो इस तरह से ये साइटोप्लाज्म मूव करता है और इसकी मूवमेंट को साइक्लोसिस कहते हैं। और इस तरह सेल के अंदर तमाम आने वाली चीजों को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। इस तरह ये इनसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, इसी तरह साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो है वो साइक्लोसिस करता है, जिससे चीजें सारी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं और ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। ये था साइटोप्लाज्म। अब थोड़ा सा ईटा एंड एमडीकेट की बात कर लेते हैं जनाब। इसमें पहला सवाल है, द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। जब दो साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोगेमी, यानी प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मा का मिलना, साइटोप्लाज्म का मिलना। दूसरा सवाल है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन एक्सॉन इज कॉल्ड। ये अक्सर ईटा में पूछा गया है या एमडीकेट में पूछा जाता है कि जो साइटोप्लाज्म एक्सॉन में मौजूद होता है, यानी एक्सॉन क्या है? आपका जो नर्व सेल है उसके साथ एक पार्ट होता है, लंबा सा रेशा होता है, उसे एक्सॉन कहते हैं। तो उसके साइटोप्लाज्म को प्लाज्मोलीमा कहते हैं। देयर आर -% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन साइटोसोल। साइटोसोल में कितने % ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं? ये है साइटोसोल, इसमें 7%, सो 7% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जी। एंड देयर आर -% वाटर इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया था कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर कितने % पानी है? 20%। तो 20% पानी है इसके अंदर। ठीक है जी, ये 3-4 मुझे इसके अहम एमसीक्यूज मिले थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं ईटा एंड एमडीकेट के हिसाब से भी। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और आपके लिए इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।